हेलो एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्लास 11 के लिए ये एकदम फाउंडेशनल है, तो इसके फंडामेंटल्स को बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। ओके, तो ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स है क्या। फिर इसकी जो नींव है, न्यूटन्स 3 लॉज, उन पे बात करेंगे। इसके बाद इन्हीं लॉज से निकले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे मोमेंटम और इम्पल्स। फिर आएगा सबसे क्रूशल पार्ट, इन सबको यूज करके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। और हाँ, एंड में कुछ खास एग्जाम टिप्स भी हैं। तो सबसे पहले लेट्स गेट इनटू द डेफिनेशन। आखिर है क्या ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स? ओके, तो बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स बस इतना सा है कि फोर्स और उसके असर यानी एक्सेलरेशन के बीच क्या रिश्ता है, इसकी स्टडी। जब भी आप किसी चीज पर फोर्स लगाओगे, उसकी मोशन में एक चेंज आएगा, राइट? बस इसी कनेक्शन को सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले डिटेल में आके समझाया था। लेकिन एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये लॉज हर जगह नहीं लगते। ये हमारी डे टू डे लाइफ के लिए एक बॉल का गिरना या गाड़ी का चलना, इन सब के लिए परफेक्ट है। पर जहां चीजें बहुत तेज चलती हैं, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से, वहां ये फेल हो जाते हैं। वहां काम आती है आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जब हम बिल्कुल छोटी दुनिया में जाते हैं, एटॉमिक लेवल पर, वहां क्वांटम मैकेनिक्स का राज चलता है। चलो अब आते हैं इसके फाउंडेशन पर, न्यूटन के वो 3 लॉज जो सच में पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स का बेस हैं। तो पहला लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, बड़ा ही सिंपल और इंट्यूटिव है। इसका मतलब बस ये है कि हर ऑब्जेक्ट ना थोड़ा आलसी होता है, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। मतलब एक चीज अगर रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर चल रही है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से नेट फोर्स ना लगे। और हाँ, ये नेट फोर्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। अब आते हैं सेकंड लॉ पर। इसे द रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, और ये हमें बताता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। तो न्यूटन ने आके कहा कि किसी बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है, वो उसके लीनियर मोमेंटम के चेंज होने के रेट के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसे हम मैथमेटिकली लिखते हैं dp/dt। और यहां से निकलकर आता है सबसे फेमस फॉर्मूला, F = ma। चलो देखते हैं कैसे। हमने अभी देखा F = dp/dt, राइट? अच्छा, मोमेंटम यानी P क्या होता है? वो होता है मास टाइम्स वेलोसिटी, m × v। तो P की जगह mv डाल दो। अब F बन गया d/dt ऑफ mv। अब देखो, ज्यादातर केसेस में जो मास m है वो तो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं, तो उसको हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या बचा? m टाइम्स dv/dt। और सोचो, dv/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वही तो एक्सेलरेशन a होता है। दैट्स इट। तो लो, आ गए हम अपने गोल्डन इक्वेशन पर। नेट फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, F net इक्वल्स ma। सीरियसली, ये इक्वेशन पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जान है। और आखिरी में तीसरा नियम, एक्शन रिएक्शन का लॉ। ये कहता है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं, ये कभी कैंसिल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्विम करते हो, आप पानी को पीछे धक्का देते हो, ये हुआ एक्शन। बदले में पानी आपको आगे धक्का देता है, ये हुआ रिएक्शन। एक्शन पानी पर, रिएक्शन आप पर। तो तीनों लॉज तो हमने समझ लिए। अब देखते हैं कि इन्हीं लॉज से मोमेंटम, इम्पल्स और कॉन्जर्वेशन जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कैसे निकल कर आते हैं। तो 2 टर्म्स हैं, इम्पल्स और मोमेंटम। मोमेंटम यानी P तो है क्वांटिटी ऑफ मोशन, सिंपल m × v। पर इम्पल्स यानी I थोड़ा अलग है, ये है फोर्स का इफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे क्रिकेटर जब बॉल को बैट से हिट करता है तो फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है, वही है इम्पल्स। फॉर्मूला है F × Δt। और इन दोनों में जो रिश्ता है उसे कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सिंपल सा थ्योरम है, किसी बॉडी पर जितना इम्पल्स लगता है उसके मोमेंटम में उतना ही चेंज आता है। दैट्स इट, इम्पल्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम। और यहां से एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट निकलता है। ध्यान से सुनना। सेकेंड लॉ क्या था? F = dp/dt, राइट? अब जस्ट इमेजिन एक ऐसा सिस्टम है जिस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब F एक्सटर्नल 0 है। तो F की जगह 0 रखो, इक्वेशन बन गई dp/dt = 0। अच्छा, मैथ्स में किसी चीज का डेरिवेटिव 0 कब होता है? जब वो चीज कांस्टेंट हो। इसका मतलब
मोमेंटम कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो कंजर्व हो गया। और बस इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। थ्योरी समझना एक बात है, पर असली मजा और असली लर्निंग तो तब आती है जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं। तो सवाल उठता है कि लॉस तो ठीक हैं, पर इनको यूज करके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें? इसका एक सेट फॉर्मूला है, एक क्लियर स्ट्रैटेजी है, और इसकी शुरुआत हमेशा होती है फोर्सेस को विजुअलाइज करने से। चलो लिफ्ट वाली प्रॉब्लम से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम फ्री बॉडी डायग्राम या एफबीडी बनाना। लेफ्ट साइड देखो, लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो बॉडी पर कौन कौन से फोर्स हैं? एक तो नीचे उसका वेट mg, और एक ऊपर की तरफ लिफ्ट के फ्लोर से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन r। क्योंकि लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, तो नेट फोर्स क्या हुआ? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, r माइनस mg। और सेकेंड लॉ से F net इक्वल्स टू ma, तो इक्वेशन बन गई r माइनस mg इक्वल्स टू ma। सिंपल। अब राइट साइड देखो, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है, इस बार नीचे वाला फोर्स mg बड़ा होगा, तो नेट फोर्स हुआ mg माइनस r, और इक्वेशन बनेगी mg माइनस r इक्वल्स टू ma। देखा, FBD बनाते ही सब क्लियर हो जाता है। तो ये 5 स्टेप स्ट्रैटेजी हर प्रॉब्लम में काम आएगी। स्टेप 1, ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करो। स्टेप 2, उसका FBD बनाओ, सारे फोर्सेस दिखाओ। स्टेप 3, कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी XY एक्सिस सेट करो। स्टेप 4, हर एक्सिस के अलोंग F net इज इक्वल टू ma अप्लाई करो और इक्वेशंस बनाओ। और स्टेप 5, बस उन इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। चलो अब एंड में कुछ बहुत ज़रूरी एग्जाम टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स पर बात करते हैं। ये पॉइंट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो एग्जाम्स के लिए ये टेकअवेज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। पहली गलती, जिसे सबसे ज्यादा लोग करते हैं, FBD को इग्नोर करना। कभी मत करना, हमेशा इक्वेशन लिखने से पहले FBD बनाओ। दूसरी गलती, यूनिट्स और डायरेक्शन भूल जाना। याद रखो, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन ये सब वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन इज एवरीथिंग। और एक क्रूशियल पॉइंट, F net इज इक्वल्स टू ma में जो F है वो सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स है, कोई भी एक फोर्स नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोचो, अगली बार जब कोई मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सामने आएगी तो उसको अप्रोच करने का तरीका क्या अब कुछ अलग होगा?